नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस एसपीएम में। उम्मीद है कि अब आपकी पीजीटी पॉलिटिकल साइंस की तैयारी पूर्ण हो चुकी होगी और ये जो दौर है आपका एकदम जो अब तक आपने पढ़ा है, जो अब तक आपने हासिल किया है, उसको अब एकदम अंतिम रूप में ब्रह्मास्त्र के रूप में प्रयोग करने का समय आ गया है। तो जरूरी है कि जो भी आपके पास कंटेंट है उसको आप रिवाइज कीजिए, रिवीजन पर फोकस कीजिए। देखिए कौन किस क्वेश्चन में गलतियां बार बार ज्यादा हो रही हैं, किस टॉपिक पे गलतियां आपसे बार बार हो रही हैं, किस क्वेश्चंस में आप कंफ्यूज हो रहे हैं, ताकि उसको आप जल्द से जल्द निराकरण करें। और मैं बता दूं, जो आपका पीजीटी पॉलिटिकल साइंस का पेपर है बेहद आसान आएगा, बेहद। अगर आप पढ़े हैं तो आपके लिए आसान है। उनके लिए मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा जो केवल फॉर्म भरने के नाम पे एग्जाम देने जा रहे हैं। तो आप उन सभी के लिए मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं जिनका टीजीटी का एग्जाम है, 6 to 8 का एग्जाम है और साथ में पीजीटी पॉलिटिकल साइंस का है। चलिए, और आज का हमारा जो 5 ऑप्शंस वाले जो मॉडल पेपर जो प्रैक्टिस सेट चल रहा है उसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। 7वां है ये है, ठीक, जो कि पीजीटी पॉलिटिकल साइंस के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। कंसेप्ट वही है, डिफिकल्टी लेवल वही है जैसा कि बीपीएससी का है। और मैं आपसे अब नहीं कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि वो आपका एग्ज़ाम आ गया है। आप अगर आप पुराने हैं तो आप कर लिए होंगे। नए लोगों से उम्मीद करता हूँ वो भी साथ दें, जैसा कि हम लोग आपका लगातार साथ दे रहे हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? कौन सा युग्म इसमें से सही है? राजदैविक संघ यूनानी युग में था? बिल्कुल नहीं, गलत है। राजनैतिक संस्था है? रोमन युग में नहीं, ये यूनानी युग में था, बल्कि रोमन युग में दैविक था, ये भी गलत हुआ। राज्य कानूनी संघ है? मध्य युग? बिल्कुल नहीं, ये दैवीय युग था, ये भी तीसरा भी गलत है। इस ऑप्शन में कोई सा युग सही नहीं है, तो ऑप्शन ई सही होगा, कोई नहीं। दूसरा प्रश्न देखिए, संविधानवाद की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? संविधानवाद जो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है उसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता या गुण कौन सा है, या कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सा है? संविधान के अनुसार चलने वाला शासन, या लिखित संविधान का अस्तित्व, या सीमित शासन? तो संविधानवाद की सबसे महत्वपूर्ण जो विशेषता है वह है लिमिटेड गवर्नमेंट या सीमित शासन। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। लिमिटेड शासन या संविधानवाद का जो जनक हुआ आपका, कह सकते हैं एक तरफ से जॉन लॉक। जॉन लॉक जो है लिमिटेड गवर्नमेंट सीमित शासन की बात करता है, दोहरे समझौते की बात करता है, उदारवाद का जनक है। और उसकी पुस्तक ट्यूटिटेरियन सिविल गवर्नमेंट, शासन पर 2 निबंध। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन आधुनिक राजनीतिक चिंतन से जुड़ा हुआ नहीं है? नहीं जुड़ा हुआ है कौन? पडुआ, थॉमस एक्विनास, एगस्टाइन, या एक से अधिक, या कोई नहीं? पडुआ, थॉमस एक्विनास और एगस्टाइन, ये तीनों ही मध्ययुगीन से हैं। और आपसे पूछा है आधुनिक से, तो इसका मतलब इसमें से कोई भी आधुनिक युगीन राजनीतिक चिंतन से नहीं जुड़ा हुआ है। ई ऑप्शन सी होगा, कोई नहीं। ऑप्शन ई राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन संप्रभुता का लक्षण है? जो सॉवरेंटी है, राज्य का जो प्राण तत्व है संप्रभुता, उसका कौन सा लक्षण है, या इसका एक कौन जनक हुआ? जीन बोधा, 6 बुक कंसर्निंग रिपब्लिका। और कानूनी संप्रभुता के जनक कौन है? जॉन ऑस्टिन। इनकी फेमस पुस्तक का क्या नाम है? लेक्चर्स ऑन जूरिस्प्रूडेंस। ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। तो कौन संप्रभुता का लक्षण है? सर्वोच्चता, निरपेक्षता, अद्वितीयता, अविभाज्यता, ये सब संप्रभुता के लक्षण हैं। तो इसका राइट आंसर होगा डी, एक से अधिक। ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो नामक पुस्तक किसने लिखी? जो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो है, साम्यवादियों का घोषणा पत्र, ये किसके द्वारा लिखा गया? कार्ल मार्क्स, फ्रेडरिक एंजल्स, लेनिन, या एक से अधिक, या कोई नहीं? तो कार्ल मार्क्स और ये फ्रेडरिक एंजल की संयुक्त रचना है, इसलिए डी ऑप्शन सही होगा, एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, एक राज्य जो अपने नागरिकों को अधिकतम सामाजिक सुविधा प्रदान करे उसको क्या कहते हैं, या वो क्या कहलाता है? जो भी राज्य अपने नागरिकों को अधिक सामाजिक सुविधाएं प्रदान करे या सामाजिक कल्याण की बात करें, उस राज्य को हम क्या कहेंगे? लोक कल्याणकारी राज्य। इसमें ऑप्शन सी होगा, लोक कल्याणकारी राज्य, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किसका मानना है कि प्रजातंत्र बहुमत की निरंकुशता पाई जाती है? प्रजातंत्र में बहुमत की निरंकुशता पाई जाती है, किसका मानना है? शुरुआती तौर पे ये आपके इसमें राइट आंसर होगा जेसमिन, और डी टॉकविले कहता है चूंकि ऑप्शन में, लेकिन जो शुरुआती दौर में पूछा है आपसे ये जेसमिन जॉन स्टुअर्ट मानता है, जॉन स्टुअर्ट मिल मानता है प्रजातंत्र में बहुमत की निरंकुशता पाई जाती है। अगला प्रश्न देखिए, 8वां प्रश्न है, जहां राज्य आरंभ होता है वहीं व्यक्ति की स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है, यह कथन किसका है? बेहद महत्वपूर्ण कोट है। जेएस मिल, हीगल या फिक्टे? तो ये कथन आपका जॉन स्टुअर्ट मिल, और इनकी फेमस पुस्तक है ऑन लिबर्टी, और स्वतंत्रता के सिद्धांत की बिल्कुल व्यवस्थित अध्ययन करने वाले ये व्यक्ति हुए जिनके स्वतंत्रता के सिद्धांत से ये फेमस हुए। अगला प्रश्न है 9वां प्रश्न, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा अनिवार्यतः एक संश्लेषण है, जो वेलफेयर स्टेट है वो किसका मिला जुला रूप है? ये जो आपका लोक कल्याणकारी राज्य है वो आपका उदारवाद और समाजवाद का मिला जुला रूप होता है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, उदारवाद व समाजवाद का। अगला प्रश्न देखिए 10वां, दो तलवारों का सिद्धांत किससे संबंधित है? थ्योरी ऑफ टू स्वॉर्ड्स किससे संबंधित है? तो दो जो आपका दो तलवारों का सिद्धांत है वो चर्च राज्य से संबंधित है। एक तलवार जो उसका कहना था कि दो तलवार जो शक्ति का प्रतीक है, एक शक्ति चर्च के पास है तो एक शक्ति राज्य के पास है। ऑप्शन ये सही होगा। अगला प्रश्न देखिए 11वां, द सिक्स बुक कंसर्निंग द रिपब्लिक, ये क्वेश्चन जो बुक है मैं अभी नाम लिया था इसका, आपको याद होगा संप्रभुता जब मैं व्याख्या करता उसमें इसका नाम लिया गया। तो द सिक्स बुक्स कंसर्निंग द रिपब्लिक ये पुस्तक है आपकी किसकी? बोंदा की। ठीक, चूंकि ऑप्शन में है नहीं इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। जिन बोंदा की पुस्तक द सिक्स बुक कंसर्निंग रिपब्लिक, ये जिसमें उसने संप्रभुता के सिद्धांत की व्याख्या की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन राज्य को आवश्यक बुराई मानता है? राज्य को आवश्यक बुराई कौन मानता है? मार्क्सवाद, समाजवाद, व्यक्तिवाद या एक से अधिक या कोई नहीं? तो राज्य को आवश्यक बुराई मानने वाले जो विचारधारा है वो व्यक्तिवादी विचारधारा है। व्यक्तिवाद मानता है राज्य को आवश्यक बुराई। ऑप्शन सी राइट आंसर हुआ। राज्य को बुराई कौन मानता है? अवश्य राज्य को, राज्य बुराई है इसको मानने वाले, और जो राज्य एक अच्छाई है या राज्य बुराई है या अनावश्यक बुराई है, ये सब बातें आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न है 13, मार्क्स का अंतिम लक्ष्य क्या है? कार्ल मार्क्स जो है उसका अंतिम लक्ष्य क्या है? समाजवाद, लोकतंत्र, राजतंत्र या कोई नहीं? तो मार्क्सवाद का जो अंतिम लक्ष्य है क्या है? क्लासलेस सोसाइटी की स्थापना करना, वर्गहीन समाज की स्थापना करना। ऑप्शन ई होगा कोई नहीं, चूंकि ऑप्शन में है नहीं, ई होगा कोई नहीं। अगला प्रश्न देखिए 14वां, कि प्राकृतिक अवस्था मनुष्य के जीवन निर्धन, कुत्सित, पशुतुल्य और अल्पकालिक था, यह कथन किसका है? तो प्राकृतिक अवस्था में जो मनुष्य था उसकी जो स्थिति प्राकृतिक अवस्था की प्रत्येक का प्रत्येक के विरुद्ध संघर्ष था, जिससे ये समाज में व्याप्त हो चुका था। किसी का जो मतलब कि आयु है क्षणिक है, कभी भी उसकी मृत्यु हो सकती है, क्योंकि कानून व्यवस्था एकदम लचर पचर हो गई थी। इसलिए कहा, हाँ, ये कथन हॉब्स का है। वैसे किसने कहा? हॉब्स ने कहा। तो इसलिए दुखी कहता है कि पशु का मतलब कि प्राकृतिक अवस्था निरंतर प्रत्येक का प्रत्येक के विरुद्ध संघर्ष का था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 15, निम्नलिखित कथनों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? ये आपसे पूछा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ठीक, सही सुमेलित नहीं है कौन? मैकियावेली की रचना है द प्रिंस सत्य है, और इसकी एक और पुस्तक है द आर्ट ऑफ वॉर और द प्रिंस, 3 पुस्तकें इसकी। और लॉक शासन पर 2 निबंध, ट्रीटाइज ऑन गवर्नमेंट, ये भी मिला हुआ रूप सही सुमेलित है। अरस्तु पॉलिटिक्स, तीनों ही पुस्तकें सुमेलित हैं, इसलिए आपसे पूछा नहीं है तो ई होगा कोई नहीं। इसमें से कोई ऐसा पुस्तक विचारक नहीं है जो सुमेलित ना हो, सब सुमेलित हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, राजनीति विज्ञान के आधुनिक दृष्टिकोण में अध्ययन का केंद्रीय विषय क्या है? राजनीति विज्ञान के आधुनिक दृष्टिकोण में जो राजनीतिक अध्ययन का जो केंद्रीय विषय वो है आपका, एक तो शक्ति का अध्ययन करना,
राज्य का आदर्श स्वरूप का अध्ययन करना और संस्थाओं का अध्ययन करना, साथ ही मनुष्य के व्यक्ति के राजनीतिक व्यवहार या मतदान व्यवहार का भी अध्ययन करना है। तो इसमें डी ऑप्शन सही होगा, एक से अधिक, डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, राज्य का वास्तविक आधार शक्ति नहीं वरन इच्छा है। यानी राज्य का आधार शक्ति नहीं वरन इच्छा, यह कथन किसका है? हीगल, फिक्टे या मिल? ये कथन तीनों में से किसी का नहीं है। ये कथन है आपका टी.एच. ग्रीन महोदय का, क्योंकि ऑप्शन में है नहीं, ई ऑप्शन सही होगा, कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 कि राज्य धीरे धीरे अपनी योग्यता खोदकर स्वतः मुरझा जाएगा या विलुप्त हो जाएगा। ये कथन किसका है? ये कथन आपका कार्ल मार्क्स का है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 19, राजनीति विज्ञान का पारंपरिक दृष्टिकोण किस पर जोर देता है? राजनीति विज्ञान का जो पारंपरिक दृष्टिकोण, ट्रेडिशनल अप्रोच है, तो आपका ना तो तथ्य पर नहीं निष्पक्षता पर बल देता है। ये दोनों ही किस पर बल देते हैं? व्यवहारवाद या आधुनिक उपागम पर। इसका राइट आंसर होगा, जो पारंपरिक दृष्टिकोण है मूल्य पर ज्यादा बल देता था, तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, मूल्य और वैल्यूज। अगला प्रश्न देखिए 20, व्यवहारवाद का बौद्धिक जनक किसे कहा जाता है? व्यवहारवाद का जो बौद्धिक जनक है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो है आपका चार्ल्स मेरियम, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। 21, किसने प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांतों का खंडन किया? प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांतों का की आलोचना किसने की या उसका विरोध किसने किया? याद रखिए, प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत जॉन लॉक के द्वारा दिया गया, जो कि 3 प्रकार के प्राकृतिक अधिकारों की बात करता है, जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति का अधिकार, और संपत्ति के अधिकार में बाकी अन्य को भी शामिल करता है वो। इसका राइट आंसर होगा, प्राकृतिक अधिकारों की व्याख्या विरोध कौन करता है? तो बेंथम करता है। ठीक, ये बता दें, इसका विरोध बेंथम करता है, जो कि उपयुक्तवादी विचारक है, जो कहता है प्राकृतिक अधिकारों को ये बकवासों से भी बढ़कर बकवास है। ऑप्शन मैंने ई ऑप्शन सी हुआ, कोई नहीं। अगला प्रश्न देखिए 22, स्वतंत्रता के नकारात्मक दृष्टिकोण का प्रतिपादन किसने किया? स्वतंत्रता के नकारात्मक दृष्टिकोण का प्रतिपादन किसने किया? नकारात्मक दृष्टिकोण मतलब कि व्यक्ति को राज्य के मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, बशर्ते राज्य चाहे तो व्यक्ति के मामले में हस्तक्षेप कर सकता है। तो ऑप्शन इसमें सी सही होगा, जॉन स्टुअर्ट मिल। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने ट्रस्टीशिप की अवधारणा का प्रतिपादन किया? न्यासधारिता यानी न्यास का जो कंसेप्ट है, न्यास का जो सिद्धांत है, किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? गोखले, तिलक या महात्मा गांधी? तो महात्मा गांधी जी के द्वारा ट्रस्टीशिप या न्यासधारिता का सिद्धांत का प्रचलन किया गया। ऑप्शन सी सही हुआ, गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत, प्राण के बदले प्राण, दंड के किस सिद्धांत का प्रतीक है? ये क्योंकि आपका टेरिटरी में प्रश्न आ चुका है। तो ये आंख और दांत के बदले दांत, दंड के सिद्धांत किस सिद्धांत का प्रतीक है? यह है आपका प्रतिशोधात्मक सिद्धांत का प्रतीक है। ऑप्शन ए राइट आंसर, प्रतिशोधात्मक सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, 25वां प्रश्न है कि संप्रभुता नागरिकों तथा प्रजाजनों पर वह सर्वोच्च शक्ति है जो कानून के बंधन से मुक्त है। किसका कथन है ये? तो संप्रभुता नागरिकों तथा प्रजाजनों पर सर्वोच्च शक्ति है, ये कथन है आपका, इसका ये कथन है आपका बोंदा महोदय का, क्योंकि ऑप्शन में है नहीं, इसलिए आंसर होगा ई, कोई नहीं। संप्रभुता का जो जनक हुआ जीन बोधा हुआ, और उसकी पुस्तक 6 बुक कंसर्निंग रिपब्लिक, जिसमें वो संप्रभुता के सिद्धांत की व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 26 है, पोस्ट कॉर्प शब्द का प्रयोग किसने किया? बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। पोस्ट कॉर्प शब्द का प्रयोग किसने किया? गुलिक और उर्विक, फेवल या टेलर? तो पोस्ट कॉर्प शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम आपका गुलिक और उर्विक के द्वारा किया गया, संगठन के सिद्धांतों के तहत। ऑप्शन ए सही होगा, गुलिक और उर्विक। अगला प्रश्न देखिए, राज्य हर जगह है, यह मुश्किल से ही कोई खाली जगह छोड़ता है, यह कथन किस अवधारणा की व्याख्या करता है? तो लोकतांत्रिक राज्य, कल्याणकारी राज्य या पुलिस राज्य?
तो राज्य हर जगह है, मुश्किल से ही कोई खाली जगह छोड़ता है। ये जो कथन है आपकी कल्याणकारी यानी वेलफेयर स्टेट की व्याख्या करता है। ऑप्शन बी सही होगा, कल्याणकारी राज्य। अवशिष्ट शक्तियां शक्तियां किस संघवादी व्यवस्था में राज्यों के पास होती हैं, यानी किस प्रकार, कहाँ, किस संघ में, यानी किस देश में या किस संघात्मक व्यवस्था में जो अवशिष्ट शक्तियां वो राज्यों के पास होती हैं, न कि केंद्र के पास। देखिए, आपका जो भारत है और कनाडा, इसमें जो अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास है, लेकिन जब आप स्विट्जरलैंड और अमेरिका में आएंगे तो जो अवशिष्ट शक्तियां हैं वो राज्यों के पास होती हैं। ठीक, तो स्विट्जरलैंड और अमेरिका, इन दोनों में अवशिष्ट शक्तियां जो हैं ये राज्यों के पास हैं, भारत में केंद्र के पास है। इस वजह से ऑप्शन डी सही होगा, एक से अधिक। 29 देखिए, निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र के अभिजनवादी सिद्धांत की से संबंधित नहीं है। जो एलिटिस्ट थियरी ऑफ डेमोक्रेसी है उसे विशिष्ट जन थियरी बोलते हैं या विशिष्ट वर्ग सिद्धांत बोलते हैं लोकतंत्र का। तो कौन इससे संबंधित नहीं है, तो मोस्का, मिशेल्स और पेरेटो, ये तीनों ही लोकतंत्र के अभिजनवादी सिद्धांत से संबंधित हैं, लेटेस्ट थियरी ऑफ डेमोक्रेसी से संबंधित हैं तीनों विचारक। इसलिए आपसे पूछा कौन सा नहीं है, तो ई सही होगा, कोई नहीं, क्योंकि तीनों है तो ई होगा, कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, समाजवादी सिद्धांत समर्थन नहीं करता है। तो समाजवादी सिद्धांत किसका समर्थन नहीं करता है? उत्पादन के साधनों पर राज्य का नियंत्रण हो, ये सत्य है उसके बारे में। सामाजिक आवश्यकता के आधार पर उत्पादन किया जाए, ये समाजवादी सिद्धांत का एक तर्क है। लेकिन मुक्त एवं खुली प्रतिस्पर्धा का इसमें अभाव होता है, इसमें ये चीज नहीं पाई जाती है, तो सी होगा, मुक्त एवं खुली प्रतिस्पर्धा के सिद्धांत का समाजवादी सिद्धांत समर्थन नहीं करता है। ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए कि अमेरिका की संघीय व्यवस्था में एक राज्य के अंदर एक नया राज्य गठित किया जा सकता है, किसके द्वारा? अगर अमेरिका में संघीय व्यवस्था में एक नए राज्य का निर्माण करना हो तो इसके लिए कौन कार्य कर सकता है? तो याद रखिएगा, इसे संबंधित राज्य की सहमति से कांग्रेस के द्वारा। ऑप्शन सी सही होगा। ये क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है, जरा इसको फिर से आप एक बार जरूर देखें, 2-3 बार जरूर देखें और समझने का प्रयास करें। क्वेश्चन नंबर 31 है, विधि का शासन का तात्पर्य क्या है? रूल ऑफ लॉ जो है इसका क्या अर्थ है? रूल ऑफ लॉ का जो अर्थ होता है, एक तो संवैधानिक सरकार से बेहतर सरकार है, संवैधानिक सरकार सबसे बेहतर सरकार है। ठीक, ये सरकार के कार्यों पर सीमाएं या अंकुश लगाता है। कोई व्यक्ति या संस्था विधि से श्रेष्ठ नहीं है या कानून से ऊपर कोई नहीं है यहाँ, इसी को ही रूल ऑफ लॉ कहते हैं। और इस सिद्धांत का जो जनक हुआ एवी डाइसी है, उसकी पुस्तक का भी नाम है रूल ऑफ लॉ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, एक से अधिक, डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, मैग्ना कार्टा, गौरवशाली क्रांति और जॉन लॉक के लेखन ने ब्रिटेन के विकास में किसका योगदान किया? मैग्ना कार्टा हुआ या गौरवपूर्ण क्रांति हुई या जॉन लॉक, इसके लेखकों से संसदीय प्रजातंत्र के रूप में ब्रिटेन में विकास हुआ। संसदीय प्रजातंत्र जो है आपका पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का विकास हुआ इन तीनों की वजह से। तो ऑप्शन सी सही होगा, सी। क्वेश्चन नंबर 33, लिमिटेड गवर्नमेंट यानी सीमित सरकार का घनिष्ठ संबंध किससे है? तो जहां लिमिटेड गवर्नमेंट होगी, समझ लीजिए वहां कानून का शासन है, विधि का शासन है, रूल ऑफ लॉ है। तो ऑप्शन ए सही होगा, विधि का शासन। प्यारे साथियों, मैं फिर से आपको बता दूं कि जो लोग भी बीपीएससी के द्वारा आयोजित जो परीक्षा पीजीटी पॉलिटिकल साइंस की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और समय बस 1 या 2 दिन और है और यह समय अब आपके पास नहीं है, इसके लिए बेहद जरूरी हो जाता है कि जितना आप रिलैक्स रहेंगे, जितना पॉजिटिव रहेंगे, उतना ही आपके लिए लाभदायक साबित होगा। इसके लिए एक और चीज बता दें कि आप हर तरीके से आपको सचेत रहना है। अगर कोई क्वेश्चन गलत हो रहा तो पहले आप ऑप्शन देखा कीजिए, उसमें अगर एक ऑप्शन को भी अगर पढ़ लेते हैं उसके आधार पे एलिमिनेट कर ऑप्शन एलिमिनेट करने का भी आपको तरीका आना चाहिए, क्या कोई ये सिद्धांत इससे रिलेटेड है कि नहीं, इस आधार पे भी आप अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं। और रही बात तुक्का मारने की, मैं एक और चीज बता दूं, जो अब तक मैंने बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का स्टडी किया है, तो जिसमें ऑप्शन सी है उसकी प्रायोरिटी ज्यादा आ रही है। ठीक,
डी और ई, ई तो बहुत कम है, फिर उससे थोड़ा ज्यादा डी है और सबसे ज्यादा सी है। ई और बी भी ऑप्शन बहुत कम है, लेकिन सी सर्वाधिक रिपीट हो रहा है। इस आधार पर आप देख सकते हैं। नहीं विश्वास हो तो आप खुद भी स्टडी कर सकते हैं। कैसे भी आपको इस बार कम से कम 65 से 68 के बीच में रहना है। कैसे भी 65 से 68 क्वेश्चन के बीच में आपको रहना है। 34 देखिए, निम्न में से कौन सा संसदीय प्रणाली की विशेषता नहीं है? पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट की कौन सी विशेषता इसमें से नहीं है? सामूहिक उत्तरदायित्व तो पाया जाता है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, अकाउंटेबिलिटी इसमें पाया जाता है। विधायिका एवं कार्यपालिका में घनिष्ठ संबंध होता है, ये कथन भी सही है। सरकार का निश्चित कार्यकाल, ये कथन आपका संसदीय प्रजातंत्र से संबंधित नहीं है। वैसे आमतौर पर कहीं 5 साल तो कहीं 4 साल, लेकिन समय पूर्व संसदीय शासन सरकार को मतलब कि उसको मतलब कि वो अपना विश्वास खो सकती है, तो दोबारा नहीं चुना होगा। तो ये विश्वास मत तक ही है, जब तक लोगों का ये निम्न सदन में इन लोगों का विश्वास है तब तक वो सरकार अपने बरकरार रखती है। और लेकिन अगर जहां विश्वास समाप्त हो गया तो समय निश्चित जो समय है उससे पूर्व भी इसे भंग किया जा सकता है। परंतु जब आप अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में आएंगे तो उनका जो क्या है कार्यकाल निश्चित होता है, 4 साल या 5 साल। तो ऑप्शन सी सही होगा। सरकार का निश्चित कार्यकाल संसदीय प्रणाली की विशेषता नहीं है, तो सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35 कि लोक प्रशासन में सरकार की सभी गतिविधियां शामिल हैं, चाहे वो विधान शाखा की हो या कार्यकारी शाखा की या सरकार की न्यायिक शाखा की। इस कथन से क्या झलकता है? इस कथन से झलकता है कि प्रशासन का ये व्यापक दृष्टिकोण, ठीक। ऑप्शन बी सही होगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 36 भारतीय संविधान की निम्न में से कौन सी धारा में बजट शब्द का उल्लेख किया गया है? किस अनुच्छेद में भारतीय संविधान में बजट शब्द का उल्लेख किया गया है? तो अनुच्छेद 112 जो वार्षिक वित्तीय विवरण है इसमें इसका उल्लेख किया गया है, तो ऑप्शन बी सही होगा 112 में। 36 के बाद 37 इकाइयां संप्रभु हैं। किस देश की जो इकाइयां हैं वो संप्रभु हैं, यानी किस देश के जो राज्य हैं वो अपने आप में संप्रभु शक्ति का उपभोग करते हैं। ये प्रश्न बेहद महत्वपूर्ण है, बार बार आता है। यानी वो एकदम एक राज्य देश के बराबर, भले वो केवल नाम के लिए उस संघीय व्यवस्था में, लेकिन वो स्वयं में अपने आप में एक संप्रभु इकाइयां हैं, यूनिट्स हैं या स्टेट हैं या अपने आप संघ राज्य हैं, स्वतंत्र हैं, संप्रभुता का उपभोग करते हैं। किस देश की व्यवस्था में थी है? अमेरिकी संघीय व्यवस्था में इकाइयां संप्रभु हैं। वहां के जो राज्य हैं 50 वो अपने आप में स्वतंत्र हैं, संप्रभुता का उपभोग करते हैं, क्योंकि उनका अपना अलग संविधान, अपना झंडा, अपना सरकार, हर व्यवस्था अपनी अलग है केंद्र से। इस वजह से वहां की इकाइयां क्या है? संप्रभु हैं। ऑप्शन ए सही होगा। 38 देखिए, अस्तित्व सर से पहले नहीं, अस्तित्व सार से पहले है। किसने कहा? अस्तित्व सार से पहले, बेहद महत्वपूर्ण कथन है। यह जिनपाल सात्रे का कथन है, तो ऑप्शन ए सही होगा। 39 सत्ता के वर्गीकरण कौन सम्मिलित नहीं है? ये क्वेश्चन बेहद महत्वपूर्ण, अब तो आंसर जनरल सा क्वेश्चन बन गया, लेकिन बेहद महत्वपूर्ण है। तो सत्ता के वर्गीकरण जो किया मैक्स वेबर के द्वारा किया गया और 3 प्रकार की सत्ता की बात करता है। एक पारंपरिक और करिश्माई और तार्किक वैधानिक सत्ता, लेकिन वैधानिक सत्ता की बात नहीं करता है। तार्किक वैधानिक सत्ता सॉरी परंपरागत होता है, एक करिश्माई और वैधानिक सत्ता है। तार्किक वैधानिक सत्ता लीगल रेशनल अथॉरिटी की बात करता है। तो तीनों ही सत्ता का वर्गीकरण जो है ये सत्ता के वर्गीकरण में शामिल है, जो कि मैक्स वेबर के द्वारा किया गया। जो ब्यूरोक्रेसी नौकरशाही की बात करता है तो उसमें सत्ता का वर्गीकरण करता है, तीनों सत्ता की बात करता है। तो सम्मिलित नहीं है, कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो इसमें कोई सम्मिलित नहीं है, तीनों ही है। तो ऑप्शन ई सही होगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, पुनर्जागरण के शिशु के रूप में कौन विख्यात है? चाइल्ड ऑफ रेनेसां के बारे में कौन विख्यात है, कौन प्रसिद्ध है? तो ये है आपके आधुनिक राजनीतिक विज्ञान के जनक निकोलो मैकियावेली। ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, राज्य केवल एक यंत्र है, यानी एक मशीन है जिसकी सहायता से एक वर्ग दूसरे वर्ग का शोषण करता है। किसका कथन है? तो राज्य केवल एक यंत्र है जिसका कार्य शोषण करना ही है।
एक वर्ग के द्वारा दूसरे वर्ग का। तो ये कथन है आपका कार्ल मार्क्स का, क्योंकि ऑप्शन में है नहीं, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ई, कोई नहीं। ठीक, 42 देखिए, शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? सेपरेशन ऑफ पावर। इस सिद्धांत का वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन किसने किया है? रूसो, हीगल या मिल? इस सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले मॉन्टेस्क्यू हुए, क्योंकि ऑप्शन में है नहीं, इसलिए ई होगा ऑप्शन, कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 43, सकारात्मक स्वतंत्रता का क्या अर्थ है? पॉजिटिव लिबर्टी का क्या अर्थ है? कुछ भी करने की स्वतंत्रता, प्रतिबंध रहित स्वतंत्रता या कुछ प्रतिबंधों के साथ स्वतंत्रता। सकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ है कुछ प्रतिबंधों के साथ स्वतंत्रता, तो ऑप्शन सी सही होगा। 44, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण कल्याणकारी राज्य से संबंधित नहीं है? सामाजिक सुरक्षा है और लोकतंत्र भी है, लेकिन राज्यहीन व्यवस्था कल्याणकारी राज्य से संबंधित नहीं है, तो ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, अल्पतंत्र का लौह नियम, आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, तो ये सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? मिशेल पेरेटो या मस्का, ये सिद्धांत प्रतिपादित किया गया अल्पतंत्र का लौह नियम रॉबर्ट मिशेल के द्वारा, ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 46, किस प्रकार के शासन व्यवस्था में आर्थिक स्वतंत्रता होती है? किस प्रकार के शासन में आर्थिक स्वतंत्रता होती है? समाजवाद, पूंजीवाद या व्यक्तिवाद? तो पूंजीवादी व्यवस्था में आर्थिक स्वतंत्रता पाई जाती है, ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, पूंजीवाद का अंतिम चरण क्या है? पूंजीवाद का अंतिम चरण क्या है? प्यारे साथी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करें और वीडियो को जरूर लाइक करें और हो सके तो अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करना न भूलें। पूंजीवाद का जो अंतिम चरण है वो है आपका साम्यवाद, तो ऑप्शन ए सही होगा, कम्युनिज्म। पारंपरिक उदारवाद का चरित्र कैसा है? नकारात्मक, सकारात्मक या तटस्थ? तो पारंपरिक उदारवाद का चरित्र ये क्या है? नकारात्मक, किसी प्रकार का हस्तक्षेप से ये मना करता है। क्वेश्चन नंबर 49 है, लोकतांत्रिक केंद्रीकरण किस देश की राजनीतिक व्यवस्था से संबंधित है? डेमोक्रेटिक सेंट्रलाइजेशन बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ये जो व्यवस्था है किसमें प्रचलित है? अमेरिका, चीन या कनाडा? तो चीन में लोकतांत्रिक केंद्रीकरण व्यवस्था है और भारत में क्या है? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण है, ऑप्शन बी सही होगा, चीन, डेमोक्रेटिक सेंट्रलाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 50 है कि कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड विलेजिज्म ये नामक पुस्तक के लेखक कौन है? कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड विलेजिज्म नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ये है भरतन कुमारप्पा, ऑप्शन सी सही होगा, फेमस पुस्तक है, याद रखना चाहिए आपको। और कुछ ऐसी किताबें पॉलिटिकल साइंस की जो आपको हमेशा याद रखना चाहिए, क्योंकि किताबों के नाम भी अक्सर अक्सर क्या बार बार पूछा ही जा रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा सत्ता का मूल आधार है? सत्ता का मूल आधार क्या है? शक्ति, प्रभाव या औचित्यपूर्ण वैधता? तो सत्ता का मूल आधार औचित्यपूर्णता या वैधता है, लेजिटिमेसी है, ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 42 है कि पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपिंग एरियाज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ये पुस्तक भी बेहद बेहद महत्वपूर्ण है, डेविड एप्टन, डेविड स्टीन या आमंड व कोलमैन। तो पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपिंग एरियाज नामक पुस्तक के लेखक हैं आपके आमंड और कोलमैन, ऑप्शन सी सही होगा। राजनीतिक विज्ञान को किसने शक्ति का विज्ञान कहा है? शक्ति का विज्ञान किसने कहा? पॉलिटिकल साइंस को ये कहें आपके कैटलिन और लासवेल, दोनों ही राजनीतिक विज्ञान को अध्ययन करने का जो दृष्टिकोण अपनाते हैं वो शक्ति सिद्धांत के तहत या राजनीतिक विज्ञान को शक्ति विज्ञान के तहत मानते हैं, ऑप्शन कैटलिन और लासवेल। पॉलिटिकल कल्चर एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट नामक पुस्तक किसने लिखी है? पॉलिटिकल कल्चर और पॉलिटिकल डेवलपमेंट नामक जो पुस्तक लिखी गई, लुसिन पाई और सिडनी वर्बा। ठीक, ये भी आपको याद रखना है, एक पॉलिटिकल डिके भी है। क्वेश्चन नंबर
55 है राजनीतिक विकास का साधन क्या है। याद रखिएगा, मैं बार बार कह रहा हूँ, पॉलिटिकल कम्युनिकेशन, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, पॉलिटिकल कल्चर और पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन और पॉलिटिकल डेवलपमेंट, इन सभी से एक प्रश्न जरूर आएगा। राजनीतिक विकास का साधन क्या है। राजनीतिक विकास का साधन एक तो आधुनिक प्रशासन का विकास भी है, राजनीतिक सहभागिता का विस्तार भी हो और पॉलिटिकल पार्टीज भी इसमें शामिल होती हैं। इसलिए डी ऑप्शन सही होगा, एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक व्यक्तिवादी विचारक नहीं है। कौन सा इसमें से एक इंडिविजुअलिस्ट नहीं है। इंडिविजुअलिस्ट ये है आपके एडम स्मिथ, माल्थस और रिकार्डो, तीनों ही व्यक्तिवादी विचारक हैं। इसलिए ऑप्शन होगा ई, कोई नहीं। इसमें से कोई सभी व्यक्तिवादक विचारक नहीं है, सॉरी व्यक्तिवादी विचारक नहीं है। तो न तो एडम स्मिथ, नहीं माल्थस और रिकार्डो, तीनों ही व्यक्तिवादी विचारक हैं। आपसे पूछा है नहीं है, कौन सा नहीं है, तो ई होगा, कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से किसने राजनीतिक आधुनिकीकरण का सिद्धांत दिया। पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन का सिद्धांत किसने दिया। डेविड एप्टर, ग्रीन या ग्रामसी। तो डेविड एप्टर के द्वारा राजनीतिक आधुनिकीकरण का सिद्धांत दिया गया। एक और चीज जो ग्रामसी है, ग्रामसी जो है ये पॉलिटिकल हेजेमनी की बात करता है। ऑप्शन 57, द एंड ऑफ आइडियोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है। ये भी पुस्तक बेहद महत्वपूर्ण है। द एंड ऑफ आइडियोलॉजी पुस्तक के लेखक हैं डैनियल बेल। ऑप्शन ये सही हुआ। और यही पूछता है आपसे द एंड ऑफ हिस्ट्री की पुस्तक कौन है, फ्रांसिस फुकुयामा। द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन, ये फ्रांसिस फुकुयामा की पुस्तक है। और द एंड ऑफ आइडियोलॉजी डैनियल बेल की पुस्तक है, ये आप याद रखिएगा। 58, निम्नलिखित में से कौन आदर्शवादी विचारक है। आदर्शवादी विचारक कौन है। हिटलर, मुसोलिनी तो बिल्कुल ये सर्वसत्तावादी हैं, और लेकिन जो आपका हीगल है ये आपका आदर्शवादी विचारक है। तो ऑप्शन ए सही होगा, आदर्शवादी विचारक। ये कहता है कि राज्य जो है पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, फेमस कोट है इसका। क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से कौन वैज्ञानिक व्यक्तिवाद का जनक है। साइंटिफिक इंडिविजुअलिज्म के जनक कौन है, ये है वैज्ञानिक व्यक्तिवाद के जो जनक है आपके हर्बर्ट स्पेंसर। ऑप्शन ए सही होगा। 60 कि वैज्ञानिक समाजवाद का विचार किसने दिया। साइंटिफिक सोशलिज्म का विचार किसने दिया, बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कार्ल मार्क्स, स्टालिन या लेनिन। तो साइंटिफिक सोशलिज्म वैज्ञानिक समाजवाद का जो सिद्धांत दिया गया कार्ल मार्क्स के द्वारा दिया गया। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है पॉलिटिकल पावर, ये बेहद फेमस पुस्तक है। पॉलिटिकल पावर नामक पुस्तक के लेखक कौन है, ये है चार्ल्स मेरियम। क्वेश्चन नंबर 62, किसने प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का खंडन किया। किसने प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का खंडन किया और कहता है प्राकृतिक अधिकारों की बकवासों में भी से भी बढ़कर बकवास है। ये कथन जो है आपका बेंथम का है, और बेंथम जो है प्राकृतिक अधिकारों सिद्धांत का खंडन करता है, विरोध करता है, इसकी आलोचना करता है। क्योंकि ऑप्शन में है नहीं, तीनों ही प्राकृतिक अधिकारों का समर्थन करते हैं, लेकिन बेंथम जो है इसका विरोध करता है। कौन खंडन किया, कोई नहीं। तो ऑप्शन ई सही हुआ, विपरीत में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 63, चीन संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना। तो चीन जो संयुक्त राष्ट्र का सदस्य कब बनता है, तो ये है बनता है आपका 1971 में। ऑप्शन बी सही होगा। 64, राष्ट्रीयता सभ्यता के लिए खतरा है, किसने कहा। और बेहद बेहद महत्वपूर्ण कोट है ये, बेहद महत्वपूर्ण। क्योंकि इसलिए महत्वपूर्ण बन जाता है क्योंकि जिस व्यक्ति ने कहा वो बहुत ही बड़ा फेमस व्यक्ति है। राष्ट्रीयता सभ्यता के लिए खतरा, ये कथन है आपका रविंद्रनाथ टैगोर, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का। क्वेश्चन नंबर 65 है कि कौन सी विचारधारा समर्थन करती है कि तथ्य अनिवार्यता तकनीक से पूर्व है। तथ्य अनिवार्यता तकनीक से पूर्व है। व्यवहारवाद, अस्तित्ववाद या उत्तर व्यवहारवाद। व्यवहारवाद का कहना है कि तथ्य अनिवार्यता तकनीक से पूर्व है। तो ऑप्शन ए सही होगा, बिहेवियरिज्म। क्वेश्चन नंबर 66, आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के प्रमुख समर्थक कौन है। आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के जो प्रमुख समर्थक हैं कौन, ये हैं आपके चार्ल्स मेरियम, डेविड स्टेन और हेराल्ड लासवेल, तीनों ही हैं। तो ऑप्शन डी सही होगा, एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 67 कि राज्य की उत्पत्ति के संबंध में ऐतिहासिक सिद्धांत
किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? राज्य की उत्पत्ति के संबंध में ऐतिहासिक सिद्धांत का जो समर्थन किया गया सर हेनरी मैन के द्वारा किया गया। तो ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 68, तुलनात्मक राजनीति सब कुछ है या कुछ भी नहीं? ये कथन किसका? ये क्वेश्चन भी बेहद महत्वपूर्ण है। तुलनात्मक राजनीति सब कुछ है या कुछ नहीं? ये कथन आपका मैकडेस, जीके रॉबर्ट्स या जिन ब्लॉन्डेल। तो ये कथन आपका जीके रॉबर्ट्स का, ऑप्शन बी सही होगा, जीके रॉबर्ट्स। क्वेश्चन नंबर 69 है, निम्नलिखित में से कौन एक संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य अंग नहीं है? इसका मुख्य अंग कौन सा नहीं है? महासभा और सुरक्षा परिषद तो इसका मुख्य अंग है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO इसका मुख्य अंग नहीं है। ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 70, व्यक्तिवादी विचारक राज्य को अनिवार्य बुराई और अराजकतावादी विचारक राज्य को अनावश्यक बुराई मानते हैं, यह वक्तव्य क्या है? तो राज्य के व्यक्तिवादी विचारक जितने हैं, व्यक्तिवादी विचारक राज्य को अनिवार्य यानी आवश्यक बुराई मानते हैं, और जो अराजकतावादी विचारक हैं राज्य को अनावश्यक बुराई मानते हैं। ये कथन दोनों सिद्धांत बेहद महत्वपूर्ण है, आपसे प्रश्न जरूर पूछा जाएगा इससे। अभी आप समझ लीजिए कि राज्य को आवश्यक बुराई मानने वाले व्यक्तिवादी हैं और राज्य को अनावश्यक बुराई मानने वाले कौन हुए? ये अराजकतावादी विचारक हुए, एनार्किस्ट हुए। ये कथन सत्य है, ये कथन पूर्णतः सत्य है। तो ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71, भारत के राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किसी राज्य के विधायी अधिकार संसद को सौंप सकते हैं? यानी राज्य के विधायी अधिकार जब संसद को सौंपा जाता है तो इसका मतलब यह है कि राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा रहा है, तो ये अनुच्छेद 356 के तहत होता है। तो ऑप्शन बी सही होगा, अनुच्छेद 356। राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता या राष्ट्रपति शासन भी बोलते हैं इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 72, समाजवादी राज्य को निम्न में से किस रूप में समझते हैं? समाजवादी राज्य को निम्न में से किस रूप में समझते हैं? तो समाजवादी जितने भी हैं वो राज्य को एक कल्याणकारी संस्था के रूप में समझते हैं। ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 73, अमेरिकी प्रणाली में निहित शक्तियों का क्या अर्थ है? जो ये देखिए क्वेश्चन बेहद महत्वपूर्ण है, ये आपसे पूछा जा सकता है। अमेरिकी प्रणाली में निहित शक्तियों का अर्थ है कि संघीय सरकार की वे शक्तियां भी मिल सकती हैं, जो संविधान में स्पष्टतः उल्लिखित नहीं है। ठीक, ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 75, किस देश में सिविल सेवक किसी राजनीतिक दल के सदस्य बन सकते हैं? भारत में ऐसा नहीं है। किस देश के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो किसी राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर बन सकते हैं? इसमें ये है आपका अमेरिका में, फ्रांस में ये ऐसा प्रचलित है, लेकिन भारत में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 76, भारत के प्रतिस्पर्धा आयोग CCI ने किस संगठन का स्थान लिया है? तो भारत के प्रतिस्पर्धा आयोग ने किस संगठन का स्थान लिया? तो ये जो है आपका एकाधिकार एवं प्रतिबंधात्मक व्यवहार आयोग MRTPC का। तो ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 77, शून्य आधार बजट जीरो बेस्ड बजट की प्रक्रिया को कब से लोकप्रियता प्राप्त हुई? प्यारे साथियों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कीजिए। हम लोग लगातार आपके लिए PGT पॉलिटिकल साइंस के लिए लगातार हम लोग तमाम प्रैक्टिस सेट, मॉडल पेपर, 5 ऑप्शंस के आधारित पर विकल्पों पर आधारित हम लोग मॉडल पेपर प्रस्तुत कर रहे हैं और अन्य राज्यों के भी क्वेश्चन पेपर आपको हम लोग सॉल्व किए, ताकि आपकी तैयारी हर जगह से हर तरीके से बेहतर हो सके, ताकि आप एग्जाम में क्वालिफाई कर सकें और आप अपने लिए एक सुरक्षित सीट पे कब्जा कर सकें। हम लोग सभी तरह से प्रयासरत हैं ताकि आपका सिलेक्शन हो, बस इसीलिए कि थोड़ा सा मतलब कि जो लोग पढ़ रहे हैं उनका कहीं ना कहीं कल्याण हो जाए, और थोड़ा बस हम लोग यही चाहते हैं कि थोड़ा सा चैनल को आप लोग सपोर्ट कीजिए, बस और कुछ नहीं है। शून्य आधारित बजट की प्रक्रिया को कब से लोकप्रियता प्राप्त हुई? तो ये हुआ जब से जिमी कार्टर द्वारा जॉर्जिया को बजट दिया गया। ऑप्शन सी सही होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 78, मंत्रिमंडलीय उत्तरदायित्व के लबादे में नौकरशाही पनपती है, फलती फूलती है, यह कथन
किसका है? तो मंत्रिमंडल उत्तरदायित्व के लबादिम नौकरशाही पनपती या फलती फूलती है, ये कथन आपका रैमजे म्योर का। ये बीपीएससी टीआई 1 टीआई 2 दोनों में प्रश्न आया हुआ है। ऑप्शन ए सही होगा, रैमजे म्योर। 79 है, राज्य न ईश्वर की रचना है, न श्रेष्ठ शारीरिक बल्कि नहीं प्रस्ताव एवं सम्मेलनों की कृति, नहीं परिवार का मात्र विस्तार है। यह कथन किसका है? और बेहद बेहद महत्वपूर्ण कोट है ये, ठीक। आपको भूलना भी नहीं है, ये जरूर आएगा प्रश्न। ये कथन आपका गार्डनर महोदय का, बी सही होगा, गार्डनर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 780, लास्ट क्वेश्चन है कि राजनीतिक दल ही देश में तानाशाही के उदय समय रक्षा का सबसे बड़ा साधन है, ये किसने कहा है? मैकाइवर, फाइनर या ब्राइस? ये इसमें से किसी का कथन नहीं है, बल्कि लास्ट की कथन है, तो ऑप्शन ई सही हुआ, कोई नहीं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आपका पीजीटी पॉलिटिकल साइंस बीपीएससी तैयारी 3 के लिए आपका 5 ऑप्शंस पर आधारित मॉडल पेपर का 7वां मॉडल पेपर है, 7th मॉडल पेपर था ये, जिसको हमने सॉल्व किया। आप तैयारी करते रहिए, कहीं से भी बेटर कंटेंट मिला आप उसको पढ़ते रहिए बस। और सबसे बड़ी बात, जितना अपने आप को शांत रखेंगे, चित्त को स्थिर रखेंगे, कॉन्फिडेंस में रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, उतना ही आपके लिए लाभदायक होगा। मैं अभी भी बता दे रहा हूँ, जो लोग भी 65 से लेकर 65 प्लस या 65 से लेकर 68 के बीच में रहेंगे, उनका सिलेक्शन तय है। कट ऑफ रही पिछली बार से, मुझे तो लगता है पिछली बार से भी कम आएगा 1-2 नंबर। चलिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।